माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? आप सब ठीक हैं? इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के भौतिकी के प्रथम चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। जो चाहे वह आपके फर्स्ट टर्मिनल हो, सेकेंड टर्मिनल हो या बोर्ड के एग्ज़ाम हो, इससे बाहर परावर्तन से संबंधित कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। हम लोग इस हिसाब से इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या है। तो इसमें आ सकता है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये सभी प्रकाश को सूचित करता है कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। दूसरा क्या बताए कि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। तीसरा क्या बताए कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। ठीक है। तो आप इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव में इसमें ऑप्शन रहे कि प्रकाश क्या है, तो उसमें अगर तरंग से संबंधित होगा तो अगर शायद ये भी रह सकता है कि किस प्रकार का, अगर ऐसे रहे कि प्रकाश क्या है तो इसमें से जो अगर तीनों रहेगा तो उसमें ऑप्शन आएगा कि इनमें से सभी, तो सभी हो जाएगा। या अगर कहे कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है तो ऑप्शन में यदि रहे कि विद्युत चुंबकीय तरंग है तो ये हो जाएगा। अगर रहे कि अनुप्रस्थ तरंग है तो ये हो जाएगा। अगर रहे कि ए और बी तो दोनों हो जाएगा। ठीक। यदि दूसरे तरह से पूछे तो उसमें प्रकाश क्या है तो ये अगर तरंग से संबंधित नहीं होगा तो उसमें जरूर रहेगा कि एक ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। तो इसके बाद अब आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश जो है किसी भी एक पारदर्शी माध्यम में किस तरह से गति करता है। तो प्रकाश का जो गति होता है वह क्या होता है? सरल रेखीय, यानी कि सीधी रेखा में। तो किसी भी एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश का सबसे अधिकतम चाल जो है किस माध्यम में होता है, तो वह होता है निर्वात में। कहाँ होता है? निर्वात। ठीक है, निर्वात में। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश का चाल कितना होता है। 4 नंबर में प्रकाश का चाल कितना होता है। तो प्रकाश का चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसको हम लोग किलोमीटर में भी लिख सकते हैं कि 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यह प्रकाश का अधिकतम चाल है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि दीप्त वस्तु किसे कहते हैं। क्या? दीप्त वस्तु। तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको दीप्त वस्तु। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे रहेगा कि निम्न में कौन सा दीप्त वस्तु है। तो उसमें रह सकता है कि उसमें मोमबत्ती हो सकता है, बल्ब हो सकता है, सूर्य हो सकता है, इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा? सभी। या 3 ऐसे वस्तु रहेगा, ऐसे पदार्थ रहेगा जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होने वाला हो, उसमें से सिर्फ एक रहेगा जिससे प्रकाश उत्पन्न होता हो, तो उसमें से वही हो जाएगा जो प्रकाश उत्पन्न होने वाला होगा। अगर इसके विपरीत इसको पूछे कि निम्न में कौन अदीप्त वस्तु नहीं है, तो 3 दे देगा प्रकाश उत्पन्न होने वाला, जैसे बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य। 1 दे देगा पत्थर, चाहे दे देगा ईंट, लकड़ी। तो ये जो है क्या हो जाएगा? यह अदीप्त हो जाएगा। उसके बाद 6 हो गया। उसके बाद 7 नंबर में कि पारभासी किसको बोलते हैं। चाहे जिस वस्तु से प्रकाश के किरणें आर पार गमन कर जाए उसको क्या बोलते हैं? परभासी। क्या बोलते हैं? परभासी। जैसे वायु, क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? स्वच्छ जो जल है वो हो जाएगा। और क्या? तो कांच हो जाएगा, कांच।
ठीक है। कैसा कांच? जिसका कोई भी सतह पेंट नहीं किया गया हो, यानी कि जिसके आर पार आप देख सकते हो, उसी को बोलते हैं क्या? पारभासी। ठीक, क्या बोलते हैं? सॉरी, पारदर्शी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारदर्शी। पारदर्शी, सॉरी। क्या आपसे पूछा जाए कि पारदर्शी क्या है, तो जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें आर पार गमन कर जाए उसको क्या बोला जाएगा? पारदर्शी। उसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में कौन सा पारदर्शी वस्तु है, उसमें 4 ऑप्शन में कोई एक पारदर्शी दिया रहेगा, बाकी अपारदर्शी दिया रहेगा। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि निम्न में कौन सा अपारदर्शी वस्तु है, तो जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें आर पार गमन नहीं करती है उसको अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं। यानी कि अपारदर्शी का उदाहरण हो जाएगा, जैसे ये ईंट का दीवार हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, ये सारे क्या है? अपारदर्शी है। उसके बाद इससे संबंधित एक और चीज़ होता है पारभासी। क्या? पारभासी। तो आपसे पूछ सकता है कि जिस वस्तु पर आपतित प्रकाश का कुछ भाग आर पार गमन कर जाता है उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी। अपारदर्शी की पारभासी? पारभासी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि किरणों के प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश के चलने के, तो यहाँ हमारा 7 8 तक हो गया। 9 नंबर में प्रकाश के चलने के पथ को क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। सूचित किसे करते हैं? एरो से। ठीक। उसके बाद कहा जाए, आपसे पूछ सकता है कि किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। ठीक है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? किरण पुंज कितने प्रकार का? तो किरण पुंज जो है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ठीक है। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। 1 नंबर होता है उसमें क्या? अपसारी। ठीक है। उसके बाद होता है अभिसारी। उसके बाद होता है समांतर। ठीक है, समांतर किरण पुंज। इसके बाद अब हम लोग इसके बाद परावर्तन से संबंधित पूछ सकता है कि जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। यानी कि उस सतह को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, जिस पर आपतित किरणें उससे टकराकर लौट जाती है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। ठीक है। जैसे ऐसे होता है क्या? परावर्तक सतह। उसके बाद हो जाएगा आपसे आपका 13 नंबर में कि परावर्तक सतह पर आने वाले किरणों को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। परावर्तक सतह जैसे ये हो गया, इस पर कोई किरण ऐसे आ रही है तो इसको क्या बोला जाएगा? आपतित किरण। उसके बाद नेक्स्ट में हो सकता है कि परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ये हो गया परावर्तित किरण। उसके बाद हो सकता है कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर किरणें आपतित होती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? तो ये आपतन बिंदु बोलते हैं। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। उसके बाद आप हो सकता है कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो ये हो गया अभिलंब। ठीक। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि किरण के टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन। यानी कि आपतित प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती हो, इस घटना को क्या बोलते हैं? तो इसमें ऑप्शन हो सकता है कि परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन अपवर्तन दोनों, कोई नहीं, क्या होगा? परावर्तन। तो यही हो गया प्रकाश के परावर्तन। यहाँ से फिर ऑब्जेक्टिव बनता है कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं? तो 18 तक यहाँ हमारा हो गया था, ये 19। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। ठीक। एक होता है क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा आपतन कोण हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो यहाँ हो गया कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2। ठीक। दूसरा एक हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन के। तो यहाँ पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर। वहाँ ऑप्शन में हो सकता है अपवर्तन कोण भी, परावर्तन अपवर्तन दोनों। ठीक। इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? परावर्तन से। ठीक है। तो परावर्तन से संबंधित जो है यही प्रश्न आते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे दर्पण से संबंधित। क्या? दर्पण से संबंधित। दर्पण एक, अब यहाँ दो मिटाने वाला दो इधर
दो ना, कोई दो। अब यहाँ हम आगे पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित कितने प्रश्न, यहाँ तक हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ लिए 18, 19। यहाँ से अब हमारा होगा दर्पण विशेष, यानी कि दर्पण से संबंधित जो है वह कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? 3 प्रकार का। एक कौन? समतल, दूसरा गोलीय, और तीसरा परवलयिक। परवलयिक, ठीक है, परवलयिक। तो समतल यहाँ पूछ सकता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बिल्कुल प्लेन होता है उस दर्पण को क्या बोलते हैं? तो समतल दर्पण। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 21, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो या किसी गोले का एक भाग हो उसको क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? परवलयिक दर्पण बोलते हैं, ठीक है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो है वह वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। और प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। तो समतल दर्पण से संबंधित कुछ और भी प्रश्न हो सकते हैं। कैसे? कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। चाहे वस्तु वह कहीं भी हो, कितना हो दूर हो या दर्पण के निकट हो, आपसे पूछ सकता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक, सीधा, वस्तु के बराबर, ठीक है। समतल, अब बताया गया कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा तो एक चीज होता है दर्पण में आवर्धन। क्या होता है? आवर्धन, ठीक है। आवर्धन हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को। प्रतिबिंब के ऊंचाई को अगर हम लोग क्या मान लें? h डैश, और वस्तु की ऊंचाई को h, तो यही हो गया हमारा m। तो आपसे बताया गया कि समतल दर्पण में वस्तु का ऊंचाई उतना ही होता है जितना प्रतिबिंब का ऊंचाई होता है, यानी कि दोनों इसका मान जब बराबर होगा तो कट के क्या हो जाएगा? 1। तो इसका मान हमेशा क्या आएगा? 1। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? तो कितना होता है? 1 होता है। अब आवर्धन से संबंधित और भी प्रश्न हो सकते हैं। किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस में हो तो बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो धनात्मक। क्या? धनात्मक। जब आवर्धन धनात्मक होगा तो बना प्रतिबिंब सीधा होगा। क्या होगा? सीधा, काल्पनिक। और जब आवर्धन ऋणात्मक होगा तो बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होगा, और उल्टा क्या होता है? वास्तविक होता है। तो आवर्धन से संबंधित इतना ही प्रश्न आते हैं। इसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में। गोलीय दर्पण जो है वह क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक अवतल, कौन सा? अवतल, और दूसरा उत्तल, ठीक है, उत्तल। अब अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, और ये हो गया उत्तल दर्पण। तो आपसे ऑब्जेक्टिव यहाँ पूछ सकता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसको कौन दर्पण कहते हैं? तो ये है परावर्तक सतह, जो यहाँ प्लेन दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको? अवतल। जिस दर्पण का परावर्तक सतह जो है बाहर की ओर क्या हो? उभरा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। अब दर्पण में सभी जो दूरियां हैं, ये जो मध्य बिंदु होता है परावर्तक सतह के मध्य बिंदु, दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु के क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या? ध्रुव। इसको सूचित करते हैं कौन सी से? P से। P से। तो आपसे पूछ सकता है कि दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। और इसको हम लोग बोलते हैं ये मुख अक्ष, जो ध्रुव से इसके C की ओर आता है रेखा, इसको क्या बोलते हैं? मुख अक्ष। तो मुख अक्ष के समानांतर आपतित जो किरणें हैं यहाँ ऐसे, वह परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है? फोकस से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गोलीय दर्पण में या अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। यहाँ नेक्स्ट आपसे ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ध्रुव और F के बीच के दूरी को क्या कहते हैं?
यानी कि ध्रुव और एफ के फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो फोकस दूरी। क्या बोला जाएगा? फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और एफ के बीच के जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। नेक्स्ट हो सकता है आपसे कि दर्पण के ध्रुव पी और सी के बीच की दूरी को यहाँ इसको क्या बोलते हैं? तो वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। और गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? कि जो है P से F है अर्थात फोकस दूरी, वह वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इससे बार बार प्रश्न आते हैं कि गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो क्या संबंध है? तो R जो है वह F से आधा होता है जी, आखिर दुगुना होता है। ये F है, यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये छोटा f यानी कि फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो ये आधा दिख रहा है, ये वाला फोकस दूरी क्या होती है? आधी होती है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकसांतर की होती है, क्या होती है? आधी, दुगुनी, कुछ भी। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होगी? दुगुनी। ऐसे इसके उल्टा पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के होती है, कितना होती है? तो आधी। ठीक है। इसको मान में भी ऐसे पूछ सकता है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, इसका मतलब हो गया कि R जो है वह 2F है, यानी कि फोकस दूरी के क्या है? दुगुना। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि F जो है वह R/2 है। तो आपसे बार बार प्रश्न पूछेगा कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्या? फोकस दूरी कितना? 10 सेंटीमीटर। तो R कितना होगा? तो फोकस दूरी कितना है? 10। तो R बराबर क्या होता है? 2F। तो R का मान क्या हो जाएगा? 2 गुने 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। इसी तरह आपसे कह दे कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि R कितना हो? तो 50 हो। कितना हो? तो 50। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो गया 50। तो इसका आधा आपसे पूछ रहा है, फोकस दूरी कितनी होगी? R/2 यानी कि 50/25। तो अब बताइए, आप जो है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी से संबंधित प्रश्नों में उलझेंगे। आप जो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या से संबंधित जो भी प्रश्न है, इसी बेस पर आप इसको हल कर लीजिएगा। तो इसके बाद जो है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। क्या है? धनात्मक। धनात्मक का मतलब कि वह प्लस में है, जैसे ये हो गया। तो वह दर्पण अवतल है कि उत्तल है? तो जो भी दूरियाँ मापी जाती है कहाँ से बताए हैं? ध्रुव से। तो ध्रुव से हम लोग मापेंगे इधर। अब प्रकाश की किरण जा रहा है यहाँ से इधर, हम लोग दूरी माप रहे हैं इधर। तो इधर मापी गई सभी दूरियां जो है वह ऋणात्मक होती है। प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक। तो जो भी F चाहे R का मान अगर माइनस में होगा तो वह अवतल दर्पण का होगा, अगर वह प्लस में होगा तो वह उत्तल दर्पण का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो फिर इससे आगे अब हम लोग बढ़ते हैं कि दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब जो है कहाँ कहाँ वस्तु होती है, प्रतिबिंब उसका कैसे कैसे बनता है, उसको आप इधर दीजिए मिटाने वाला। इसके बाद देखिए यहाँ अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब। ठीक है, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब। देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। तो अवतल जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपको मैं फास्ट ट्रैक में समझा देता हूँ। जब वस्तु बहुत दूर होती है, वस्तु बहुत दूर, कहाँ पर? अनंत पर, तब उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के करीब बनता है। कहाँ पर? फोकस पर।
कहाँ पर? फोकस पर, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर। तो आपसे पूछ सकता है कि अनंत पर स्थित वस्तु का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस पर। उसके बाद अनंत से इधर जब आएगा तो इधर होता है एक बिंदु सी, तो अनंत और सी के बीच में जब वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो एफ और सी के बीच में बनेगा, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होगा। उसके बाद आपसे थर्ड नंबर में पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का, यानी कि सी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो सी पर ही बनेगा। जब वस्तु सी पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा, ठीक, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होगा। तो ऐसे पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब समान साइज का बने? तो कहाँ पर रखा जाएगा? सी पर। इसके बाद वस्तु कहाँ हो सकता है? तो सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ तक तो आ गया है, अब सी से बाहर बनेगा और इधर अनंत है, अनंत के बीच। तो जब वस्तु सी और एफ के बीच होगा, प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा हो जाएगा। इसके बाद वस्तु कहाँ जा सकता है? फोकस पर। तो जब वस्तु फोकस पर होती है तब अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अब यहाँ सी और अनंत के बीच तो आया ही था, अब कहाँ चला जाएगा? अनंत पर। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद लास्ट जो होता है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वस्तु कहाँ हो सकता है? तो पी और एफ के बीच में, यानी कि जब वस्तु फोकसांतर के बीच में हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वह इधर बनता है, दर्पण के पीछे, और वह होता है अक्ष से ऊपर, अर्थात काल्पनिक होता है, सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। तो अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन है कि जब वस्तु पी और एफ के बीच में होती है तब उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, अर्थात वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है। साइज में पूछा जाए जब किस दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन सकता है, तो कौन दर्पण से बन सकता है? अवतल दर्पण से। सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है, वह दोनों जो है बड़ा बन सकता है। इसके बाद जो है आपसे अवतल दर्पण से में प्रतिबिंब से संबंधित कुछ दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे उत्तल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। किसमें? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण कैसे होता है? इस तरह से, ऐसे। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का सिर्फ दो ही कंडीशन होता है, एक वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु अनंत पर होगा तो इस तरह से इसकी किरणें आएंगी, ऐसे इधर जाती है। आप ध्यान से देखिए, इस तरह से प्रतिबिंब कहाँ बन गया? फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर होती है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद होता है वस्तु यहाँ पर रखिए, चाहे यहाँ पर रखिए, चाहे यहाँ पर रखिए, यानी कि ये पी हो जाएगा और इधर अनंत हो जाएगा। तो पी और अनंत के बीच जब होती है वस्तु, तब प्रतिबिंब जो होता है वो एफ और पी के बीच बनता है, जो काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा होगा। यानी कि इसमें हमेशा वस्तु का केवल और केवल सीधा प्रतिबिंब ही बनता है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। समतल दर्पण में क्या बताए थे कि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। इसके द्वारा उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा लेकिन वस्तु से छोटा होगा। इसके द्वारा सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, लेकिन इसके द्वारा जो सीधा प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा होगा। तो यहाँ पर कई ऑब्जेक्टिव बनते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है, वो कौन सा दर्पण होगा? अवतल, क्योंकि कहा गया कि सीधा और वस्तु से बड़ा बना है, तो कौन दर्पण होगा? अवतल। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनता है? उत्तल। उसके बाद पूछ सकता है कि किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर और सीधा बनता है? समतल। ठीक। अगर कहे कि किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बराबर और उल्टा बनता है, यानी कि साइज में बराबर हो लेकिन प्रतिबिंब क्या हो? उल्टा हो, तो कौन दर्पण है? अवतल। जब सी पर होता है तब प्रतिबिंब सी पर जो बनता है साइज में समान होता है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि वस्तु ऐसे है और प्रतिबिंब इस तरह से है, तो वह यहाँ उल्टा हो गया। फिर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस दर्पण के द्वारा सीधा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण के द्वारा बनता है जी?
अवतल, उत्तल। अवतल में मतलब काल्पनिक भी बन, वास्तविक भी बनता है, लेकिन अवतल भी है, उत्तल भी है, समतल भी है। तीनों से क्या किस प्रकार के प्रतिबिंब बन सकता है? काल्पनिक और सीधा। लेकिन अब पूछे कि किस दर्पण के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, केवल, इससे वास्तविक नहीं बनता है, तो कौन दर्पण होगा? तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल और उत्तल के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसके द्वारा वास्तविक नहीं बनता है। ठीक है, इन्हीं सब गुणों के कारण जो है इस दर्पणों का भिन्न भिन्न रूपों में यूज किया जाता है। जैसे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में। तो आपसे पूछ सकता है कि किस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में करते हैं? अवतल दर्पण का। ठीक है, उसके बाद पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण, किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है? उत्तल दर्पण का। साइड मिरर मीन्स पश्च दृश्य दर्पण, यानी कि गाड़ी के जो साइड में लगा रहता है। उसके बाद पूछ सकता है कि किस दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है? तो अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण जो है किरण को फोकसित करता है, जिससे प्रकाश के समानांतर किरण पुंज प्राप्त होता है और गाड़ी चलाना आसान होता है। उसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि किस दर्पण का उपयोग जो है सोलर कुकर में किया जाता है? तो सोलर कुकर का उपयोग, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि किस दर्पण का फोकसांतर जो है वह काल्पनिक होता है? तो उत्तल का। किसका फोकसांतर वास्तविक होता है? तो अवतल का। ठीक है, तो दर्पण से संबंधित जो है वह मुख्य रूप से लगभग जितने प्रश्न होते हैं वह सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ कंप्लीट कर लिए। इससे बाहर जो है लगभग आपको कभी भी प्रश्न नहीं मिलेंगे। यदि कुछ अगर कुछ मिस होता होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। आप इसको एक बार दो बार देख कर और इससे आप जो है एक बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव विशेष के लिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।